हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और उसी क्रम में आज एक क्लास और ऐड हो रही है और वो है हमारी हिंदी की। हम लोग बच्चा PYQs कर रहे हैं। PYQs सीटेट की परीक्षा का बैकबोन होता है। जितने भी विद्यार्थी जानते हैं इस बात को, वे तुरंत आके क्लास को अटेंड कीजिएगा। PYQs प्योर ओरिजिनल पेपर से मैं कराऊंगा, इसलिए आपको बिल्कुल भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन भी विद्यार्थियों को फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर मेंटेन करना है वे PYQs के साथ जुड़ें। और इसके साथ साथ में हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं पेडागोजी की, ठीक है, वहाँ से मैं प्रैक्टिस के साथ में कंटेंट के को भी मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको अलग अलग दोनों चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PYQs के थ्रू ही आप हिंदी पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं अगस्त 2023 का पेपर 1। जितने भी विद्यार्थी पेपर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कतई ना सोचें कि पेपर 1 पढ़ के मेरे पेपर 2 में कोई बेनिफिट नहीं होगा। ज़रूर होगा। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। बस छोटा सा काम मेरा जो करते आए हो वो आगे भी कर दीजिएगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू विद्यार्थी वो बेटा सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। आई रिपीट, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और फिर आप नोटिफिकेशन को प्रेस करके आप लेक्चर को ज़रूर देखें। इससे आपको सीटेट की तैयारी में बहुत नज़दीकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। साथ में अगर किसी भी विद्यार्थी को CDP पेड नोट्स चाहिए हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। टोटल मेरे द्वारा लिखा गया है और NCERT बेस्ड है, ठीक है। सो क्वालिटी नोट्स होगा, पढ़ेंगे तो आप सीटेट से लेकर टेट सुपर टेट तक आपको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी की क्लास हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ है, हिंदी की क्लास में हम आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितना कि ओरिजिनल एग्जाम में होता है ना। बस ध्यान बच्चा इस चीज़ को रखना है कि देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पर 2 पैसेज आपके सामने लिखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी पेडागोजी। क्लियर? तो पेडागोजी डिस्कस करेंगे, हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को करेंगे और बड़ा यार मज़ेदार होता है। जिन भी विद्यार्थियों को 30 में से 30 नंबर चाहिए हिंदी में, ये वादा है मेरा, वो पूरा वीडियो इत्मीनान रख के देखें, आपको पूरा का पूरा 30 नंबर मिलेगा। और जिस भी विद्यार्थी को ऐसा नहीं लग रहा है तो उसे जितने नंबर चाहिए हो भैया उतने नंबर भर का देख लेना, ठीक है, बट देखिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से देखिएगा, निर्देश में लिख रखा है इन्होंने कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का 121 से 127 के बीच में सही उत्तर बताना है। ध्यान हमें ये रखना है कि सबसे उपयुक्त सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके लिए आपको पैसेज को ठीक से पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शुरू करते हैं, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। आइए बच्चा शुरू करते हैं। जीवन में कभी अभाव का दुख, बात तो सही है यार, थोड़ा सा फील कीजिएगा, अंदर से मज़े आ जाएंगे पैसेज को पढ़ के। जीवन में कभी अभाव का दुख का मतलब है हर आदमी परेशान है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनके जैसा मैं नहीं हूँ, करेक्ट ना। कभी स्वभाव का दुख, किसी का नेचर अच्छा अथवा बुरा। और कभी दुर्भाव का, दुर्भाव मीन्स दुर्भावना, बुरी भावना, जिसका इंटेंशन ठीक ना हो। इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घिरे रहता है। बहुत बड़े बड़े रोग मतलब इंडिकेट कर दिए गए हैं। देखते हैं राइटर क्या बताना चाहते हैं। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। बिल्कुल सही, दुखों से सभी डरते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि दुख अप्रिय है। बात तो सही है, पूरा जीवन ही प्लेजर प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। हमें वही चीज़ें ठीक लगती हैं जो सुखी हों, सुख दें। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। बात ये भी सही है, आदमी पैसा इसलिए अनावश्यक तरीके से कमाने की कोशिश करता है ताकि उसे लगता है कि पैसे में ही सारा प्लेजर है।
कुछ को किसी का शोषण करके आनंद मिलता है, तो ये सुख की चाह है और इसके कारण उस व्यक्ति के द्वारा कई बार बहुत गहरे पाप हो जाते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल हमेशा से सुख को रोकता आया है। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। आप नोटिस कीजिएगा कि अगर चाहते हैं कि दुख हमसे दूर हो जाएं, तो सुख प्राप्ति का क्या हो, एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। अच्छा, धर्म को अपनाने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्म जो है वो सत्य के मार्ग में पूरी तरह से सुनियोजित है और हमारे धर्म में आस्था भी है। तो धर्म हमें जिन कामों को करने के लिए रोकता है वो उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और आसानी से तैयार होते हैं, जिसके कारण हमसे बुरे काम, पाप या दूसरों का शोषण नहीं हम कर सकते, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख होता है। ठीक है, तो धार्मिक होना बुरी बात नहीं होती है। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है। जब पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं है। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को, आनंद का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। दुख की डेफिनेशन दी गई है कि दुख क्यों उत्पन्न होता है, कैसा होता है। तो दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है। आइए गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख कौन सा है, इस पर हम लोग जवाब देते हैं। अच्छा, पैसेज में सबसे बड़ा दुख कौन सा बताया गया था? अगर किसी भी बच्चे को याद हो, बच्चा बताइए। कभी कभी ना कमेंट्स में आकर के चीज़ों को बताया कीजिए, बोलिएगा ना। तो देखिएगा, सबसे बड़ा दुख, देखिए अभाव का, स्वभाव का, पीड़ा का, ये दुख तो सारे थे हमें, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा था? तनाव था। इसलिए 121 में फोर्थ आंसर इज राइट है। सबसे बड़ी भूल क्या भैया? हम क्या सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं? अरे, सुख पाने के लिए साधना करना। ठीक है ना, सबसे बड़ी भूल हमारी ये है। सॉरी, गलत हो गया, ऐसा कोई पैसेज में बात नहीं थी। सुख पाने के लिए गलत काम करना, ये हमारी क्या है? सबसे बड़ी भूल है। हम सुखी रहें इसलिए हम कई बार दूसरों को पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। कुछ लोगों का प्लेजर यहाँ ही होता है, वो एक्चुअली मानसिक रोगी हैं और हर व्यक्ति को इसमें खुद को सुधारना चाहिए ताकि उसका अपना जीवन ठीक रहे और परिवार भी सुखी रहे। 123 में आइएगा, सुख कहाँ होता है बताएंगे? तो मैं क्यों बताऊंगा भाई, पैसेज ने कहा था सुख कहाँ होता है, बताइएगा जरा सुख कहाँ होता है। किसी को अनुमान है सुख कहाँ होता है? अरे, जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख होगा, क्योंकि जब धर्म होगा तो हम पाप नहीं करेंगे और जहाँ पाप नहीं होगा वहाँ सुख होगा। दुख की कोई स्पेस ही नहीं होगी। 124 में लिख रहे हैं कि गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। बताओ भैया, गद्यांश में धर्म शामिल है, दुख शामिल है, सुख शामिल है, शामिल क्या नहीं है? दंड की बात कहीं पर भी राइटर ने करी नहीं। 125, गलत कार्य से क्या होता है? गलत कार्य से सुख की क्या होती है? हानि होती है। पैसेज में लिखा है, अदरवाइज कुछ और भी आप सोच सकते थे। 126 में आइएगा, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? यार बड़ा सिंपल है। वैसे पैसेज में कहीं धार्मिक आया क्या? शायद तो नहीं आया था, मैंने भी पढ़ा है ठीक से, नहीं धार्मिक तो नहीं आया। वैसे भी मुझे इक का प्रयोग करना था। चलो भाई सोचो, 126 में क्या आंसर बन सकता है? देखो, सुख के पीछे सुखिक, दुखिक, पापिक ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, धार्मिक बनेगा। 127, समूह से भिन्न है, तो समूह से भिन्न क्या हो सकता है? समूह से भिन्न पापी, क्योंकि धर्म, सुख, दुख ये सारे एक ही समूह के लोग थे अकॉर्डिंग टू पैसेज। पापी शब्द तो हमारे यहाँ पैसेज में कहीं लिखा भी नहीं था। चलिए, उम्मीद है सारे पैसेज के क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब एक दूसरा पैसेज है जहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर तो करना है 128 से लेकर के 135 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पैसेज को सबसे पहले ठीक से पढ़िएगा। भारत में पर्व, परसमस्तो त्योहार, उत्सव,
और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा रही है। बिल्कुल ठीक है। इनके जरिए न सिर्फ संस्कृति समृद्ध होती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत ताकत मिलती है। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया। मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि से भरा ऐसा राज्य है कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। संगाई महोत्सव जैसे आयोजन निवेशकों और इंडस्ट्री को भी आकर्षित करते हैं। इस बार का आयोजन पहले से और भी ज़्यादा भव्य स्वरूप में सामने आया है, जो मणिपुर के लोगों की भावना और उनके जज्बे को दिखाता है। यह महोत्सव पहले इम्फाल तक ही सीमित रहता था। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, लेकिन इस बार पूरे राज्य में इसका आयोजन किया गया। जब ऐसे आयोजनों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ा जाता है तब इसकी पूरी क्षमता सामने आ पाती है। बिल्कुल सही बात है। अब 120 में पढ़ेंगे और देंगे उत्तर। 128 में क्या लिखा हुआ है कि संगाई महोत्सव का आयोजन में किया जाता है। यार देखो, मणिपुर में किया जाता है, ठीक है, बाकी तो बात नहीं। भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? देखो, त्योहार, उत्सव, मेले सब शामिल है, संघर्ष नहीं था, हटा लो। मणिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये बात तो क्वेश्चन में ऊपर ही कह दी गई थी, इसलिए ज़्यादा संकोच करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, संगाई महोत्सव के आयोजन से को भी लाभ मिलता, अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है, क्योंकि देखिए जहाँ मेले लगेंगे वहाँ जो मुद्रा होगी वो उसका विनिमय होगा, तो एक दूसरे की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होगी? मजबूत होगी। तो ये ज़रूरी था। 131 में पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? 132 का सही जवाब क्या बन सकता है, बताइएगा। भाई देखो, पहले जो आयोजन था केवल इम्फाल में था, अब पूरे राज्य में है, ठीक है। अब चाहे तुम इम्फाल कह लो या मणिपुर राज्य कह दो, बात वही आ जाती। तो 132 में थर्ड हो गया। 133 की बात करेंगे कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या बन सकता है। तो यार देखो, महोत्सव का संधि विच्छेद, ये देखो ग्रामर से रिलेटेड आपके पास दो क्वेश्चन आ गए। एक तो संधि पूछ दिए, दूसरा उपसर्ग या प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा ऊपर वाले पैसेज में भी हुआ था। महोत्सव जो होता है महा प्लस उत्सव बनता है, दोनों मीनिंगफुल शब्दों में टूट जाएंगे। तो महा प्लस उत्सव कहाँ लिखा हुआ है? ये आपका है। इत प्रत्यय का उदाहरण क्या है? मतलब जिसमें प्रत्यय इत लग सके, तो सांस्कृतिक होगा। 134 में सांस्कृतिक नहीं सॉरी, ये क्यों बनेगा भाई? इत है ना, अगर इक होता तो बन जाता, आकर्षित बनेगा। ओके, 134 में फोर्थ बनेगा। 135 आते हैं। गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई थी? तो गद्यांश में किसकी क्षमता सामने आने की बात करी थी? महोत्सव की। भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, प्रचार प्रसार होगा, तभी तो महोत्सव का आकार व स्वरूप बदलेगा ना। तो जिसके बारे में उन्होंने बात करी थी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग पैडागोजी को। पैडागोजी में बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। और पैडागोजी में क्या है बच्चा कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप तनिक विचार करेंगे और सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद उसमें से जो बेस्ट होगा उसका चुनाव करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, आइए सीखते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, जिसको टीपीआर कहा जा रहा है, टीपीआर का पूरा नाम क्या होगा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ओके, टीपीआर का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फुल नेम है। मेडिकल की दुनिया में इस टीपीआर होता है, लेकिन इसका कुछ और मतलब होता है। लेकिन हम चूंकि यहाँ हैं, अपनी हिंदी पे पैडागोजी पढ़ रहे हैं, तो टीपीआर क्या है? टी स्टैंड्स फॉर टोटल, पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल, आर स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्स। ओके, तो जिन भी विद्यार्थियों को ये लिखना है तो लिख सकते हैं। विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेती है। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? सिंपल है यार,
कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, कुछ मत करो, क्योंकि देखिए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है ना, तो कहने का मतलब है वहाँ पर एक जो बुक है उसको एक एक्टिव पार्ट की तरह नहीं देखा जा रहा है, फिजिकली देखा जा रहा है कि आप कितना एक्टिव हो, आप कितना सब्जेक्ट को अपने फिजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू आप बता सकते हो, या यूं कह सकते हो कि बच्चों को एक्शन बेस्ड लर्निंग आप दे सकते हो। तो इसका बेहतरीन जवाब आपका सेकंड है, इसलिए मैं बाकी को नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो पढ़ दीजिए भैया। ठीक है, 137 में आइएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा खूबसूरत सा। देखिए, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, परीक्षक क्या पूछना चाहता है। तो देखिए, सब कुछ तो ठीक है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे तब हम जवाब दे पाएंगे। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। सिंपल है, नियमों की जो कह सकते हो कि नियमों की ओर चलने वाला जो सिद्धांत है वो निगमनात्मक है, इसलिए 137 में सही उत्तर बन जाएगा सेकंड। ओके, उम्मीद है सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई हो, जितने भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं या जो पेडागोजी को सीख रहे हैं, देख रहे हैं। 138 को देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है, मतलब स्वतंत्रता के साथ आप जो चाहो लिखो। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की लिखावट नहीं ध्यान दोगे, लेकिन सबसे ज्यादा किसे केंद्रित करोगे? एक्सक्यूज मी। विषय वस्तु को सटीकता, विषय वस्तु में प्रवाहता, कि आपकी प्रवाह क्या है विषय वस्तु को लेकर के, प्रवाह इन द सेंस विषय वस्तु को लेकर के आपकी डेप्थ क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हो मुक्त लेखन के थ्रू, या यूँ समझ लीजिए कि विषय की जानकारी कितनी है। ठीक है, आइए 139 को पढ़ेंगे और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि टॉप डाउन से आशय होता है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। ये टॉप डाउन हो गया, समग्र अर्थ पर ध्यान देना। बॉटम अप का क्या मतलब होता है? तो बॉटम अप का मतलब होता है, क्या हो सकता है बॉटम अप? मतलब बॉटम अप का मतलब हो गया नीचे से ऊपर की तरफ चलना। ठीक है, मतलब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उस विषय वस्तु के छोटे छोटे हिस्सों को बेसिक से जहाँ से वो पैदा हुआ है उसकी रूट से जा करके उसके आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे चौथा ऑप्शन आपका ठीक लगेगा यहाँ से, कि पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर क्या देना है? ध्यान। ये कौन सा रीडिंग प्रोसेस हो जाएगा? बॉटम अप हो जाएगा। ठीक है, आइए 140 को समझेंगे, क्या होता है। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो देखिए, प्राथमिक दायित्व इसका क्या होगा? शिक्षार्थियों को निर्देश देना प्राथमिक नहीं होगा, शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना नहीं होगा, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना नहीं होगा, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, मतलब कम्युनिकेट करने के दौरान उनको क्या नीड है, कैसी हेल्प चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उन सब चीज़ों की बात करी जा रही। ठीक है, 141 की बात अगर हम करें तो देखिए क्या उत्तर बन सकता है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा भैया। एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरह से पकड़ती है, उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? उद्गामी साक्षरता कौशल। ठीक है, उद्गामी साक्षरता कौशल इस स्टेटमेंट से पता चलता है। 142 में आएंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करना है।
स्टेटमेंट कह रहा है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। अब देख लो भैया कि अर्जन में परिवेश की भूमिका होती क्या और कितनी होती। बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब कोई भूमिका नहीं होती। ठीक, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या उत्तर बन सकता है? तो उत्तर तो हम बाद में ढूंढ लेंगे, सबसे पहले ढूंढो क्या ए सही है। तो कोई भूमिका नहीं है, ये बात गलत लिखी है। एनवायरमेंट अधिगम और अर्जन दोनों में ही मदद करता है, तो ए गलत है। मतलब आप ऐसे ऑप्शन को ढूंढ लो जहां पर ए गलत लिखा हो। तो ये हो गया, करना भी नहीं कुछ यार, कुछ तो नहीं करना है, मतलब ध्यान ही नहीं देना है। ठीक, और तर्क देखिएगा कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका आर सही है कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड हो रही हो, तो वहाँ उनकी जो नॉलेज या लैंग्वेज एक्वायरमेंट की जो कैपेबिलिटी होगा वो इम्प्रूव होगा। क्लियर? 143 में आएंगे और समझेंगे पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने में बल दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। 143 में क्या है? बहुत प्यारी बात लिखी। 143 में आंसर देखिएगा क्या बन सकता है। पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। मतलब समझ लो ना, जैसे मान लो आप कोई कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनका मीन आपको नहीं पता होगा, लेकिन उन शब्दों का अर्थ हम पैसेज की थीम के अनुसार बनाने की या अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आपका मेथड कहलाएगा वो समग्र भाषा उपागम कहलाता है। क्लियर? 144 नंबर में देखेंगे भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन बातें लिखी हैं, कितना बढ़िया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को विचार विमर्श करने की योग्यता कहा जाता है। क्लियर? 145 को ध्यान से पढ़ेंगे। एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना भैया। एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने। ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है? तो सिंपल है, ये लगा लो। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित होता है। मतलब ऐसे इसी को तो संज्ञान कहा जाता है ना कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मस्तिष्क की स्वयं की उपज होती हैं और हमको लगता है हमने कहीं ना कहीं से सीखा है। तो यही तो कॉग्निशन है। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक और अच्छा जवाब ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, क्या लगता है रचनावादी उपागम? यार कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, 146 को आइएगा और 146 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। कभी भी बड़ा क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, पढ़ो, समझ में आएंगी चीज़ें ना। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसे संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदल जाती है। भूमिका बदलने का मतलब समझ लो ना, आपकी बार आप पूछेंगे, हम बताएंगे। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है? संभाषिक पठन कहलाएगी। संभाषिक समझ लो ना, मतलब को लैंग्वेज रीडिंग कह सकते हो इसको। मतलब वो मेथड जिसमें हम ये करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं एक ही विषय के ऊपर। ठीक है, 146 के बाद हमारा क्वेश्चन बनता है 147। आइए जानते हैं 147 का क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल को
विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? तो देखिए, सुनने के कौशल को अगर विकसित करना है तो सिंपल सी बात है, सुनने और समझने के अवसर सर्वाधिक मिलने चाहिए। बिना देखे यार पढ़ना शुरू कर दो, कौन सा उत्तर सही होगा? शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियां संलग्न हो सकें। ठीक है, 148 को आएंगे, बाकी देखिए आप पढ़िएगा, ये उत्तर नहीं बनेंगे, है ना। 148 में आएंगे, इसमें आपको अच्छा एक चीज़ देख रहे हो आप कि असर्शन और रीजनिंग या अभिकथन व तर्क वाले प्रश्नों की संख्या तुम्हारी परीक्षा में अब बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जिनके अंदर पेडागोजी को लेकर के एक व्यापक समझ है, वो तो पेपर को सबटाइज कर सकते हैं, अच्छा समझेंगे और जल्दी क्विक अप्रोच के साथ उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अभ्यास में कमी है और पेडागोजी कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं, तो ये वाले क्वेश्चन तो 100% आपके गलत हो जाने। पढ़िए, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 148 का आंसर बनाना भैया। तो ये गलत लिखा है, जानते हो क्यों? प्राइमरी स्टैंडर्ड पे भाषा में सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा की सटीकता तो तब आएगी ना जब भाषा को सीखने में उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। अभी तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड में है, तो एक्यूरेसी कैसे मेंटेन हो सकती है? नहीं कुछ होगा तो शब्दों के अर्थ समझने और बताने में या उसको प्रोनाउंशिएट करने में एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्लियर है ना? तो ए ऑप्शन तो गलत। अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देख लो ए जहाँ गलत हो, लेकिन यार ये तो देख लो कि आर क्या कह रहा है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है, क्योंकि बच्चों को आसानी से भाषा को समझाने का माध्यम भी बन जाता है ये। ठीक है, 149 को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को देंगे बिल्कुल सही जवाब। पेशेंस के साथ पढ़िएगा। लिखा है कि भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों मतों को क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये एक संसाधन है या उपागम है। ठीक है, 150 में लिखा है कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित होना चाहिए। मतलब ये ऐसा असेसमेंट होता है जिसमें लर्निंग के दौरान बच्चा क्या सीख रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये जानना है उसको, और जहाँ नहीं हो रही है या जहाँ पर लर्निंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसमें सुधार करना है और बच्चे की टोटल हेल्प करनी है, जैसे भी बन सकता है, चाहे वो TLM के माध्यम से हो या कोई और तरीका। ठीक है, तो इसका जवाब आपका थर्ड बन जाता है। तो यहाँ तक बेटा हमने 30 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, मतलब कल, कुछ पेडागोजी मीन्स बाल विकास के इम्पोर्टेंट MCQs के साथ। ठीक है, कल की क्लास तो और भी मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं भैया, चलिए, थैंक यू।